अल्फा फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज का टॉपिक है बच्चों गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको इनफाइनेटली थिन प्लेन शीट की वजह से। और यहाँ फिगर में आपको एक प्लेन शीट दिखाई दे रही है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस शीट के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसे इनफाइनेटली थिन प्लेन शीट इसलिए बोला गया है कि इसकी थिकनेस बहुत ही ये बहुत ही ज्यादा पतली है, इतनी पतली है कि जो चार्ज इसके शीट के एक साइड में है वही चार्ज उस शीट के पीछे साइड में भी है। मतलब किसी प्रकार का कोई दूसरा ओवरलैपिंग नहीं है चार्ज के शीट के दूसरे फेस में, दूसरे साइड में, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से शीट से एक पॉइंट पी लिया जिसका डिस्टेंस r है और यहाँ पर पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों। तो उतना ही डिस्टेंस पर हमने शीट की दूसरी साइड एक पॉइंट q मान लिया है जिसका डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस r है। अब हमें क्या करना है कि इस शीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। इस तरह से एज्यूम किया कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, s एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और वो p पॉइंट के अराउंड है, ठीक है। और इसका टोटल जो लेंथ है गॉसियन सरफेस का, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, और 2r है, r प्लस r, मतलब आगे शीट के इस साइड r डिस्टेंस पर p है, दूसरी साइड पर r डिस्टेंस पर q है। मतलब टोटल लेंथ जो गॉसियन सरफेस की 2r हो गई है। और इसका सरफेस एरिया जो है इसका आप s है, s सरफेस एरिया, दोनों साइड आप देख रहे हैं सरफेस s है जो p और q के अराउंड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि ये जो सरफेस जितना s सरफेस है इसका सर्कुलर फेस का जो सरफेस s है, इधर पीछे भी आप देख रहे हैं सर्कुलर फेस का टोटल सरफेस s है और इतना ही सरफेस के ऊपर ये आप दिखाई दे रहा है, इतना ही सेम सरफेस यहाँ पर आपको शीट पर दिखाई दे रहा है। तो जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो इसी सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा। हमने माना कि q चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज है। कितना चार्ज इनक्लोज है, q चार्ज इनक्लोज है सरफेस के अंदर। इसका सरफेस एरिया s है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू s मिल जाएगी। ये हमने निकाल के रख ली, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया है प्लेन शीट के आसपास, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस गॉसियन सरफेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके पास दो सर्कुलर फेस है और एक कर्व सरफेस एरिया है। तो हमने क्या माना कि ये जो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पर निकालना है ये वाले सर्कुलर फेस को हमने फेस 1 मान लिया और इसका जो पूरा कर्व सरफेस एरिया है जो आगे भी है और पीछे साइड भी है शीट के, ये जो पूरा गॉसियन कर्व सरफेस एरिया है इसको हमने क्या मान लिया, फेस 2 मान लिया यहाँ पर। और जो पीछे साइड में जो सर्कुलर फेस इसका है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, इसको हमने फेस 3 मान लिया यहाँ पर। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये तीनों फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के अंदर कितना एंगल बनना है और कैसे एंगल बनना है ना। क्योंकि हमारे पास फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds है, phi इज इक्वल टू ई ds cos थीटा है। तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट फेस पर देखते हैं, फेस 1 पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेन शीट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्कुलर सरफेस एरिया s पर है यहाँ पर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो प्लेन शीट के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगी इस फेस पर। अगर ये शीट को हम ऐसे रख दें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। पीछे साइड हम मान लें तो वही चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। पीछे साइड देखते हैं तो पीछे साइड भी शीट की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। अब हम फेस 1 की बात करते हैं। हमने माना कि फेस 1 पर कोई भी एक एरिया एलिमेंट मान लेते हैं ds, उसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा सर्कुलर फेस से। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर e और वेक्टर ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस सर्कुलर फेस पर कहीं पर भी हम पॉइंट ले लेंगे ds एलिमेंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री बनेगा। अब सेकंड फेस की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से, इस कर्व सरफेस एरिया के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट ds मान लूं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये एरिया वेक्टर कर्व सरफेस एरिया पर कहीं पर भी आप ले लो, है ना, कहीं पर भी आप एरिया एलिमेंट ले लो कर्व सरफेस पर, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम देखेंगे ds की वजह से एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली कर्व सरफेस से आउटवर्ड होगा। लेकिन पीछे साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड प्लेन शीट के जा रही है, बाहर जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ भी जो एंगल होगा वो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब जो कर्व सरफेस है, जो सेकंड फेस है, उसके अंदर हम देखेंगे कि वेक्टर e और वेक्टर ds के बीच का एंगल हर पॉइंट के ऊपर हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा।
थर्ड फेस में हम देखते हैं ये भी सर्कुलर फेस है। अब पीछे साइड से प्लेन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर जा रही है ना, और यहाँ पर अगर मैंने कोई एरिया वेक्टर ds मान लिया तो ये ds एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। मतलब ये सर्कुलर फेस के ऊपर थर्ड पर भी हम देखेंगे वेक्टर e और वेक्टर ds के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। अब हमने क्या करा, तीनों फेसेस में वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि फेस 1 से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, फेस 2 से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, फेस 3 से कितना फ्लक्स लिंक हुआ। तीनों फेसेस के फ्लक्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। तो चलिए निकालते हैं टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स phi of t is equal to a close integration of वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, जो कि क्या हो जाएगा, यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट फेज के लिए वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, फर्स्ट फेज का फ्लक्स, फिर सेकंड वाले फेज का फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, फिर थर्ड वाले फेज का फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब हम क्या कर देंगे, इसको वेक्टर E डॉट वेक्टर ds को cos थीटा के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टोटल फ्लक्स phi of t इज इक्वल टू फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फेज EDS cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फेज 1 में वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, मतलब cos 0 लिखूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ cos 0 लिख दिया। सेकंड फेज जो है वो कर्व सरफेस एरिया इसका, गॉसियन सरफेस का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड फेज के लिए EDS cos 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन। थर्ड फेस ये वाला फेस है, यहाँ पर थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर थर्ड फेस के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर EDS क्या लिख देंगे, cos 0 लिख देंगे। अब हमें ये पता है बच्चों के cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये cos 0 की वैल्यू 1 बन जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल ये जो सेकंड पार्ट का जो फ्लक्स है वो तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 है, तो अब हमें जो टोटल फ्लक्स मिलना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं cos 0 की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1 हो रही है, और दोनों सर्कुलर फेस हैं बच्चों, दोनों सर्कुलर फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी ना। आगे आप देखेंगे तो सर्कुलर फेस का डिस्टेंस r है, पीछे साइड आप देखेंगे तो सर्कुलर फेस का डिस्टेंस क्या, वो भी r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फेस पे हमें कांस्टेंट मिलेगी। इसलिए फर्स्ट और थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देंगे और ds को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं phi of t, E को हमने यहाँ से बाहर निकाला, कांस्टेंट ही है फर्स्ट फेज के लिए, और ds को हमने ऐड कर दिया, cos 0 की वैल्यू 1 बना ली, प्लस थर्ड फेज को हम लेते हैं यहाँ से, तो थर्ड फेज के लिए E कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, और ds को हमने टोटल कर दिया, और cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम ये देखेंगे ds पार्ट टोटल जोड़ेंगे यहाँ पर, तो सरफेस एरिया हमको s मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप ds जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, s बन जाएगा। दोनों की प्लेस पर हम इंटीग्रेशन ds की प्लेस पर हम s रख देते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों, फर्स्ट के लिए फेज के लिए यहाँ पर मिलता है EDS E इंटू एस मिलता है, प्लस सेकंड फेज थर्ड फेज के लिए भी हमें क्या मिलता है, यहाँ पर E इंटू एस मिलता है, मतलब ES प्लस ES टोटल क्या मिल गया हमको, 2 ES। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। मतलब टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस कितना निकाल लिया हमने, 2 इंटू ES निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ को अप्लाई किया हमने, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होता है, व्हिच इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, है ना, टोटल या नेट चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस लॉ, ठीक है। अब हमें क्या है, देखिए इक्वेशन 1 से टोटल फ्लक्स तो पता है, 2 ES है, यहाँ पर हम रख देंगे। टोटल चार्ज इस सरफेस में कितना इनक्लोज है, यहाँ पर हमने माना Q चार्ज इनक्लोज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेट चार्ज Q रख देंगे, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 ES रख देंगे, और क्योंकि चार्ज की वैल्यू यहाँ पर हमने बनाई है सिग्मा इंटू एस है, तो चार्ज Q की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, सिग्मा एस रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, phi of t की प्लेस पर हमने रखा 2 ES, Q नेट की जगह हमने रखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर Q की वैल्यू क्या बनाई, सिग्मा एस, तो Q की प्लेस पर क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एस से ये एस कैंसिल हो गया बच्चों, और ये 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E क्या बन जाएगी हमें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन ड्यू टू ए इनफाइनेटली थिन प्लेन शीट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट P के ऊपर बन रही है ना। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली थिन प्लेन शीट की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 दिया था हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा बच्चों, देखिए वेक्टर E इज इक्वल टू हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर यूनिट वेक्टर n कैप लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा।
अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इस प्लेन शीट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके सिग्मा प्लस के लिए है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन शीट से अवे होगा है ना, परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम प्लेन शीट है ना, शीट से अवे होगा। और अगर यहाँ पर इन केस इस प्लेन शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव होती तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता, टुवर्ड्स दी शीट हो जाता, परपेंडिकुलरली शीट की तरफ हो जाता, टुवर्ड्स दी शीट। तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये है वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और यही था आज का टॉपिक। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट। इसमें एक बात और नोट करना है, क्योंकि हमने यहाँ से शीट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकाला, लेकिन फॉर्मूले में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें शीट की वजह से बनेगी या मिलेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि आप यहाँ पर पास में ले लो या वैल्यू लो, चाहे यहाँ इतनी दूर कर दो उसको, तो डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस r। डिस्टेंस कम ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट, ठीक है। आपको ये टॉपिक अगर समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।